जय हिंद दोस्तों, एकलव्य ज्ञान वाटिका के यूट्यूब चैनल पर मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी हम लोग बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट जारी किया गया है और पिछले 11 साल का जो क्वेश्चन बैंक है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार आने के लिए अति संभावित है उन सबों का हम लोग एक बार फिर से क्या कर रहे हैं कि अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दें और कोई भी क्वेश्चन का बहुत ही सटीक आंसर कैसे लिखा जाए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा यहाँ पे हम लिखे हैं कि परागन के बारे में, तो परागन पॉलिनेशन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है वर्णन करें। ये पिछले साल 2020 में पूछा गया था। 2020 में पूछा था जल परागन के बारे में कि जल परागन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि परागन क्या है, उसका कई टाइप है, सबको एक साथ ही वर्णन कर दिए हैं ताकि अगर आपको वायु परागन पूछ दे, कीट परागन, जैसे यहाँ पर एक लिस्ट बनाए हैं, लिस्ट से हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव आता है जो जल परागन, वायु परागन, कीट परागन, पक्षी के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, घोंघा के द्वारा, इस ढंग से पूछता है। तो हम लोग देखें कि पहले परागन क्या है। तो परागन इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? तो परागन वैसी प्रक्रिया है जिसमें परागकण क्या होता है? ये नर भाग होता है। परागकण जिसको पॉलन ग्रेन्स कहते हैं ये मेल पार्ट होता है। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरता है, उसे परागन कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे फूल है, हम लोग फूल के बारे में जानते हैं कि ये फूल का भाग होता है, जो ये थैलमस है, थैलमस के ऊपर ये नर भाग होता है, एंथर और स्टिग्मा। ये जैसे ये फीमेल पार्ट है, ये जो है नर भाग है, ये है मेल पार्ट नर भाग, और ये है स्त्री केसर फीमेल पार्ट, और ये है पुंकेसर, ये है पुंकेसर। इसमें क्या है, इसमें पॉलन ग्रेन्स बना, जो पुंकेसर है नर भाग, इसमें पॉलन ग्रेन्स बना। और ये क्या होगा, जब फीमेल के वर्तिकाग्र ऊपर के भाग पर गिरेगा तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। इसका मतलब है परागन एक प्रक्रिया है जिसमें नर का पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पर परागकण, नर का परागकण, पुंकेसर का परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं परागन, पॉलिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि परागन कितने प्रकार का होता है। तो परागन का जब हम अध्ययन करेंगे थोड़ा डिटेल में तो मालूम चलेगा परागन दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागन, दूसरा होता है परपरागन। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वपरागन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें, या दे दिया कि परपरागन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। या परपरागन का भी कई टाइप है तो उसमें एक एग्जाम्पल के रूप में दे देगा, जैसे कि एनिमोफिली में किस तरह का एजेंट भाग लेता है, ऑब्जेक्टिव में दे दे या सब्जेक्टिव में दे दे। तो इसलिए हम डिटेल में बता रहे ताकि आपको किसी भी तरह से घुमा कर क्वेश्चन सेट करें तो आप उसका आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे 2020 में बोले जल परागन के बारे में पूछा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्वपरागन किसे कहते हैं। स्वपरागन, स्व मतलब अपना, परागन, परागकण जो है जब अपना रहेगा तो उसको कहेंगे स्वपरागन, और पर मतलब होता है पराया, दूसरा। तो स्वपरागन क्या हुआ कि जब किसी फूल के एंथर मतलब ये जो नर भाग है उसका पॉलन ग्रेन्स उसी फूल के मादा भाग स्टिग्मा है उस पर जाकर जब गिरता है तो इसको कहते हैं स्वपरागन। स्वपरागन क्या है कि जब किसी फूल के नर भाग का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर गिरता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। सिंपल सा है। परागकण जो है अपना ही रहेगा, और यह कब होगा? जब फूल एक ब्रैकेट में एक क्लोज रहे, इसमें बंद रहे, तभी तो अपना रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर नर भाग है और यहाँ पर मादा भाग है, तभी तो होगा।
क्लोज जब रहेगा तब जाकर होगा ये स्वपरागन की क्रिया। अब हम लोग देखते हैं परपरागन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? पर मतलब पराया, मतलब जब एक पुष्प का परागकण अपने ही पौधा के वर्तिकाग्र पर न गिरकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इसको क्या कहते हैं? परपरागन। जैसे मान लिया जाए कि एक पौधा नंबर 1 है और यहाँ पौधा नंबर 2 है। अब इसका परागकण मान लेते हैं ये नर पौधा है और ये इसमें मादा है, मतलब यहाँ पर पुंकेसर है, यहाँ पर स्त्री केसर है। यहाँ पर क्या है? पुंकेसर, जो नर भाग होता है, फूल का नर भाग को पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। इसको कहते हैं एंड्रोशियम और इसको कहते हैं अंग्रेजी में गाइनेशियम। जब यहाँ से परागकण उड़कर यहाँ पे जाके गिरे, इसका मतलब क्या है? परागकण है एक पौधा का और दूसरे पौधा के स्त्री केसर पर जाकर गिरता है, तब उसको क्या कहेंगे? परपरागन। जैसे हम लोग शादी करते हैं तो अपने घर की लड़की से शादी करते हैं कि दूसरे घर की लड़की से? दूसरे घर की लड़की से ऑब्वियसली है शादी करते हैं। तो ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन टाइप का है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे देखने वाली बात है कि परागकण तो है यहाँ पर, अब इसके बीच की दूरी भी तो कुछ होगी। सपोज करते हैं कि ये इसके बीच की दूरी है 10 मीटर, 10 मीटर दूर पर ये पौधा है। अब 10 मीटर ये परागकण उड़कर कैसे जाएगा? परागकण तो बहुत छोटा है, एकदम महीन है, सूक्ष्म है ना? तो अब उड़कर कैसे जाएगा? या तो हवा के द्वारा जाएगा, इसको तो पैर नहीं है परागन को जो ये वो मादा के पास पहुंच जाएगा, ये तो पैर से नहीं जाएगा, इसको तो कोई ले जाने वाला एजेंट होगा। एजेंट मतलब अभिकर्मक कोई होगा जो परागकण को मादा के पास ले जाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ उदाहरण है परागकण का, ये एजेंट का। जैसे जल भी परागकण को ढोकर ले जाता है, ये एजेंट का काम करता है। लेकिन यह कब करेगा? जब पौधा जल में रहेगा। जलीय पौधा में क्या होता है कि जल के माध्यम से परागकण एक जगह से दूसरे जगह जाता है, अर्थात परागकण का जो ये परागकण का ट्रांसफ़र जो होता है जल के माध्यम से होता है और इस क्रिया को कहते हैं हाइड्रोफिली। जैसे लेमना है, हाइड्रिला है, इन सब पौधों में क्या होता है कि जल के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि जब पर परागन की क्रिया, जब क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया जल के द्वारा होता है तो उस परागन के प्रकार का क्या नाम है? अब 4 ऑप्शन दे देगा, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, एंटेमोफिली और निथोफिली। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोफिली। अब मान लिया जाए कि हवा के द्वारा, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है और बगल में दूसरा खेत है, ये राम का खेत है और ये श्याम का खेत है। गांव में हम लोग क्या देखते हैं कि जब किसान अपने खेत में कोई फसल लगाता है तो पड़ोसी से पूछता है, जो बगल का खेत वाला होता है उससे पूछता है कि आप अपने खेत में कौन सा पौधा लगाने वाले हैं। तो उससे क्या होता है कि वो देखता है कि जो बगल में पौधा लगाएगा हो सकता है कि हवा के द्वारा परागकण उसके खेत का मेरे में आ जाए या मेरे खेत का उसमें चला जाए, इसलिए वो क्या करता है कि पूछता है, ताकि क्या हो कि सभी पौधों में पॉलिनेशन की क्रिया हो। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये राम जो है अपने खेत में गेहूँ लगाया और ये श्याम अपने खेत में मक्का लगाया। राम अपने खेत में गेहूं का पौधा लगाया और ये लगाया मक्का का पौधा। अब यहाँ पे ये मक्का का पौधा लगा दिया, यहाँ पर खेत का जो आरी होता है साइड वाला भाग वहाँ पर भी लगाया, सब जगह है। और यहाँ पर ये गेहूं का पौधा लगाया छोटा छोटा। अब सोचिए कि हवा का झोंका आया, हवा का झोंका ऐसे चल रहा है, तो जो परागकण है गेहूं में वो परागकण उड़कर मक्का के खेत में जाएगा। मक्का के खेत में तो जाएगा, लेकिन मक्का के पौधा को क्या ये परागकण का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहाँ पर परागन हो ही नहीं पाएगा, पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि गेहूं से गेहूं का ही होगा, मक्का से मक्का का ही ये परागन होगा। तो ये क्या होगा, ये साइड वाला जो है मक्का, इसमें दाना कम लगेगा, ऐसी संभावना है।
ऐसी एक संभावना बनती है कि ये साइड वाला जो होगा इसमें दाना कम लगेगा, जो इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे दाना अच्छे पर्याप्त मात्रा में रहेगा। परागण आप लोग देखे होंगे, जब मक्का के खेत में हम लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये मक्का है, यहाँ पे ये मक्का है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये भुट्टा लगा हुआ है, बाली यहाँ पे देखते हैं एकदम पूरा मोचा रहता है और इसके ऊपर में ऐसे ऐसे नर भाग रहता है। अब यहाँ से ये परागकण गिरता है, एकदम यहाँ पत्ता उत्ता पे देखते हैं एकदम पीला 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 दाना जैसा, एकदम लगता है कि पाउडर छीट दिया है, पाउडर छिड़क दिया है। तो उस ढंग से देखते हैं कि पीला पीला डस्ट जैसा बैठा हुआ, वो क्या है? परागकण है। एकदम महीन होता है, जिसको हाथ में छूने से पता चलेगा एकदम महीन है, तो वो सब परागकण है। और ये ऊपर से जब गिरता है तो क्या होता है, यहाँ पर एकदम रेशम जैसा पतला होता है, तो इस होकर ये अंदर जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, मादा युग्मक से मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन होता है हवा के द्वारा। तो यहाँ पर हम बोले कि जब अगर बगल वाला खेत में जो मक्का अगर है, यहाँ भी मक्का होना चाहिए, अगर नहीं है तो हवा का अगर झोंका पूर्वा पक्षिया अगर बढ़ रहा है तो हो सकता है कि परागकण उड़कर दूसरे जगह गिर जाए और उसका लाभ इसको नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि ऊपर से नीचे भी तो गिरता है, इसलिए ऊपर से जो नीचे गिरेगा जिसके कारण यहाँ पर परागण होगा। ठीक ना? तो यहाँ पर हम लोग अक्सर देखते हैं और इसको गांव घर में जो रहते हैं वो अनुभव भी कर सकते हैं, जो खेती बाड़ी से इंटरेस्ट रखते हैं, खेत में अगर जाते होंगे तो इस तरह का घटना हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि वायु के द्वारा जब परागण की क्रिया होगी तो उसको कहते हैं एनीमोफिली। तो ये परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि एनीमोफिली की क्रिया कैसे होती है, चाहे एनीमोफिली के लिए कौन जिम्मेदार है, उसका एजेंट कौन है, जल, वायु, कीट, पक्षी। तो क्या होगा? वायु। तो ये मक्का के खेत में है, सरसों में होगा, है ना। सरसों में तो कीट के द्वारा भी होता है, लेकिन उसमें भी होता है तो कीट के द्वारा। अब देखिए कीट हम लोग क्या देखते हैं, जब भी फूल लगता है तो उसमें कीट वहाँ पर बैठता है। जैसे यहाँ पे फूल लगा, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे फूल है, ये फूल है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भौरा आके बैठा कीट, तो इसका पैर है, पैर में परागकण लगा। अब ये परागकण जो पैर में लगा, ये तो ये फिर भौरा उड़ के गया दूसरे पौधा पर, यहाँ पर एक पौधा है, अब इसके स्त्री केसर पर क्या किया, परागकण को डाल दिया। तो कहने का मतलब है कि एक पौधा का परागकण को दूसरे पौधा तक ले जाने वाला कौन है? ये कीट है। अगर कीट नहीं होता तो इस पौधा का परागकण यहीं पर रह जाता, यहाँ पर नहीं आता। तो यहाँ इस पौधा का परागकण को यहाँ पर लाने वाला कौन है? यह कीट है, जिस कीट के पैर में परागकण सटकर यहाँ तक आया है। तो इसका मतलब है कि कीट जानबूझकर तो परागण नहीं कर रहा है, लेकिन अनजाने में ही हम लोग का बहुत बड़ा काम कर रहा है ना। कीट हम लोग का, किसानों का बहुत बड़ा मदद कर रहा है, क्योंकि अगर कीट नहीं होता तो परागण की क्रिया नहीं होती, परागण की क्रिया नहीं होती तो फसल का पैदावार नहीं होता। तो ये तो हमको हेल्प कर रहा है ना कीट। तो अगर कीट के द्वारा जब परागण की क्रिया होगी तो उसको कहेंगे एंटीमोफिली, जिसका यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा है। इसी ढंग से पक्षी के द्वारा भी होता है। हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा पौधा है जिसके फूल पर पक्षी जाता है मकरंद लेने के लिए, या फूल के पेड़ पौधा पर बैठता है, तो पक्षी के डैना से, पक्षी के पंख में, पक्षी के पैर में, उसके चोंच में कहीं ना कहीं उसके शरीर में परागकण सट जाता है। लेकिन वही पक्षी फिर दूसरे पौधा पर जब बैठेगा तो क्या होगा कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बताएं कीट के द्वारा, उसी ढंग से पक्षी के द्वारा भी होगा। और जब पक्षी के द्वारा परागण की क्रिया होगी तो इसको कहेंगे ऑर्निथोफिली। इसको क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। उसी ढंग से चमगादड़ के भी द्वारा होता है, बैट के द्वारा भी होता है। अक्सर कदम में हम लोग देखते हैं कि बैट के द्वारा, तो इसको कहते हैं चिरेटोफिली। और घोंघा, स्नेल, घोंघा के द्वारा भी परागण होता है। घोंघा भी पेड़ पौधा पे चढ़ता है ना। तो घोंघा के द्वारा जब होगा तो उसको कहेंगे मेलकोफिली। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 प्रकार के एजेंट का हम लोग नाम लिखे हैं जिसके द्वारा परागण की क्रिया होती है। और ये 6 वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में अक्सर दिख जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे बिहार बोर्ड का तो उसमें अक्सर दिख जाएगा। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जल परागण, जल के द्वारा होने वाली परागण को क्या कहते हैं, वायु के द्वारा होने वाले परागण का क्या नाम है, कीट के द्वारा होने वाले परागण का क्या नाम है, ये देता है। इसलिए आप लोग इसे एक बार नोट कर लेंगे और बार बार इसको देखेंगे।
इसके बाद भी समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर परागण किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार का होता है और उसका कौन कौन सा एजेंट होता है। एक बार फिर से इसको एक बार देख लें कि परागण क्या है या कितने प्रकार का होता है और उसके कौन से अभिकर्मक हैं और परागण का कौन कौन सा नाम है, उसका क्या उदाहरण है, जिसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टेबल को, इस चार्ट को ज़रूर याद कर लेंगे, इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। तो स्वपरागण और भी इसमें डिटेल होता है, लेकिन अभी उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको जो भी यहाँ पर बता रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, वही सब चीज़ को देखना है जो परीक्षा में इस बार पूछेगा। तो परीक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ये स्वपरागण परपरागण को डिटेल में पढ़ाने में आपको 2-4 वीडियो लग जाएगा पूरा पढ़ाने में। लेकिन चूँकि उतना लंबा भी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त कम है और आपको कम समय में अच्छी तैयारी करानी है ताकि दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े, तो इसलिए शॉर्टकट में हमको देखना है। तो परागण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है, जिसको यहाँ पर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरा, जिसको क्या कहे, परागण कहे। अगर ये अपने ही पौधा के वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो इसको स्वपरागण, लेकिन अगर दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरा तो इसको क्या कहेंगे, परपरागण। तो यहाँ हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पर हुआ क्रॉस पॉलिनेशन, और इसका ये सब एजेंट है। एक चीज़ और पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा अच्छा कौन सा पॉलिनेशन है। तो अभी ये स्वाभाविक सी बात है कि जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हम लोग अपने ऊपर लें, अगर हम लोग अपने ही घर में शादी करें तो फिर वो बच्चा ज़्यादा तेज होगा, इंटेलिजेंट होगा, ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला होगा, या हम शादी दूसरे घर में दूसरे जगह के व्यक्तियों से करें तब होगा। क्योंकि दूसरे जगह से करेंगे तो जीन का ट्रांसफ़र होगा, जीन दूसरे जगह से आएगा, उसका क्वालिटी अलग होगा, इसका क्वालिटी अलग होगा, उसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन अपने में होगा तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उतना नहीं होगा, ज़्यादा उतना मजबूत नहीं होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन से ज़्यादा बेटर होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक ना। तो प्रकृति में दोनों तरह का पॉलिनेशन होता है। कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन है और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन है, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से 1 बार 2 बार रिप्ले करके देखें, ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। और यह बोर्ड एग्जाम के लिए अति संभावित प्रश्नों की श्रेणी में है। हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब फिर भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें। थैंक यू।